वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 नवंबर यानी कि रविवार का दिन। तो रविवार को हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो आज हम लोग पूरे 1 वीक के दौरान पढ़े गए क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कुछ सवालों को हम लोग MCQs रूप में देखेंगे, साथ ही डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सवालों को वन लाइनर के तौर पे भी देखेंगे, लेकिन इन सवालों को भी हम पूरे वीक के दौरान डिटेल में डिस्कस कर चुके होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में तुंगबुक और पुमटोंग पुलित नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र को GI टैग दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। तो दरअसल हाल ही में सिक्किम के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग दिया गया है। तो अब GI टैग ये होता क्या है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं इन दोनों पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बारे में थोड़े शब्दों में। और तो तुंगबुक तो दरअसल यह लेप्चा लोक संगीत और धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। अब पुमटोंग पुलित तो यह स्थानीय बांस से बनाया जाता है, साथ ही सामाजिक समारोह और लोकगीत के गायन में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब GI टैग तो इसका पूरा नाम हुआ जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेत। तो दरअसल यह ऐसे उत्पादों, वस्त्रों या फिर खाद्य पदार्थों, इसके अलावा हस्तशिल्प, कला और साथ ही सांस्कृतिक वस्तुओं को दिया जाता है जो कि किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं। और ये जो टैग दिया जाता है ये 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। अब अगर भारत और GI टैग की बात करें तो भारत में GI टैग का प्रावधान किया गया है द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत, और 15 सितंबर साल 2003 से इसे लागू किया गया। और भारत में पहली बार GI टैग दिया गया दार्जिलिंग की चाय को, जो कि साल 2003 में ही दिया गया। अगला सवाल है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 के लिए कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A और B दोनों। तो ICC द्वारा अक्टूबर 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किसे? तो महिला क्रिकेट में चुनी गई हैं महिला क्रिकेटर लॉरा वोलवॉट, जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं, साथ ही दक्षिण अफ्रीका की वर्तमान कप्तान भी हैं। इसके अलावा पुरुष क्रिकेट में चुने गए हैं पुरुष क्रिकेटर सेनुरन मुथुसामी, जो कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। इसके अलावा अब अगर बात करें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के बारे में, यह होता क्या है? तो दरअसल यह एक मंथली अवार्ड है जो कि फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महिला और पुरुष क्रिकेटरों को दिया जाता है। और जिस मंथ के लिए जिस भी क्रिकेटर को चुना जाता है, दरअसल ये उस मंथ में किसी भी फॉर्मेट यानी कि टेस्ट या फिर वनडे या फिर T20 किसी भी फॉर्मेट में इस मंथ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए होते हैं, तब इन्हें इस मंथ के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेयर, मंथ का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना जाता है यानी कि प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो साल 2021 में की गई थी। और पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे भारत के भुवनेश्वर कुमार, जो कि तेज गेंदबाज हैं। तो अब ICC यह है क्या? तो दरअसल ICC के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी क्रिकेट टूर्नामेंटों का आयोजन करवाया जाता है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना की गई थी साल 1909 में। इसका मुख्यालय है दुबई में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जय शाह, जो कि भारतीय हैं। इसके अलावा वर्तमान CEO है संजोग गुप्ता, ये भी भारतीय हैं। अगला सवाल है, विनबैक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियतनाम। तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे विनबैक्स आखिर है क्या, इसके बाद जानेंगे विनबैक्स 2025 को। तो विनबैक्स तो दरअसल इसका पूरा नाम हुआ वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। इसका मतलब भारत और वियतनाम के बीच आयोजित होने वाला यह एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत की गई थी साल 2018 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, साथ ही संयुक्त प्रशिक्षण, खासतौर पे संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों के लिए अपनी तैयारियों का अनुभव साझा करना। अब बात करें 2025 की, तो साल 2025 में इसके 6ठे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। ये शुरू हुआ है 11 नवंबर से और चलेगा 27 नवंबर तक। कहाँ पे किया जा रहा है इसका आयोजन? तो हनोई में, जो कि वियतनाम की राजधानी भी है। अगला सवाल है, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में व्यक्तिगत एयर पिस्टल का विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सम्राट राणा।
तो ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025, तो दरअसल इसका आयोजन किया जा रहा है 6 नवंबर से और ये चलेगा 18 नवंबर तक। कहाँ पे किया जा रहा है? तो मिस्र के शहर काहिरा में किया जा रहा है। इसमें भागीदारी कितने एथलीटों की है? तो 720 एथलीट्स इसमें भाग ले रहे हैं और इस टूर्नामेंट में 22 व्यक्तिगत खिताब शामिल है। इसके अलावा 4 मिश्रित टीम खिताब शामिल है और 2 श्रेणियों के तहत इसमें टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जा रहा है। तो ये 2 श्रेणियां कौन सी हैं? तो राइफल है और इसके अलावा पिस्टल है। तो इस चैंपियनशिप के दौरान भारत के सम्राट राणा ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और पहले ऐसे भारतीय बने हैं जो कि इस इवेंट में व्यक्तिगत तौर पे चैंपियन बने हैं। इसका मतलब कि स्वर्ण पदक जीते हैं। और अब सम्राट राणा हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं। इसके अलावा इस वर्ग के टीम इवेंट में भी भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता, जिसमें कि सम्राट राणा के साथ और भी प्लेयर शामिल थे। ये कौन थे? तो वरुण तोमर थे, इसके अलावा श्रवण कुमार थे। अगला सवाल है, दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025, तो दरअसल साल 2025 में यह पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इसका मतलब ये कि यह इसका पहला संस्करण होगा और इसका उद्घाटन किया गया है 11 नवंबर को। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन किया जाएगा 11 नवंबर से 23 नवंबर तक। इसका मतलब ये कि ये शुरू हो चुका है। इसकी मेजबानी किन देशों के द्वारा की जा रही है? तो भारत और श्रीलंका के द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है और इसके फाइनल मैच का आयोजन किया जाएगा श्रीलंका में। अगला सवाल है, हाल ही में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड द्वारा मुफ्त एवं डिजिटल बस यात्रा सुविधा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड यह है क्या? इसके बारे में हम जानते हैं। तो दरअसल हाल ही में इसे दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जो कि पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के तौर पे भी इसे देखा जा रहा है। दरअसल इस कार्ड के माध्यम से दिल्ली की महिलाओं और साथ ही ट्रांसजेंडर यात्रियों को स्टेट या फिर क्लस्टर बसों, खासतौर पे दिल्ली परिवहन निगम DTC एवं क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। किन्हें दी जाएगी? सभी को तो नहीं, तो जो 12 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं होंगी वो, साथ ही जो ट्रांसजेंडर लोग होंगे वो। और यह कार्ड पूरी तरह से डिजिटली तरीके से कार्य करेगा। और दरअसल यह योजना दिल्ली में पहले से चल रही प्रक्रिया पिंक टिकट प्रक्रिया की जगह लेने वाला है, यानी कि इसकी जगह लेगा। अगला सवाल है, COP30 सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलेम, ब्राजील। तो COP30 सम्मेलन 2025, तो COP30 ये होता क्या है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं साल 2025 में आयोजित होने वाले इसके सम्मेलन के बारे में। तो दरअसल इसका आयोजन शुरू हुआ है 10 नवंबर से और यह चलेगा 21 नवंबर तक। कहाँ पे किया जा रहा है इसका आयोजन? तो ब्राजील के बेलेम शहर में। इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो UNFCCC और साथ ही ब्राजील सरकार के द्वारा। इसमें भागीदारी कितने लोगों की शामिल है? तो लगभग इसमें 50,000 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और इस सम्मेलन को नेचर कॉप के भी नाम से जाना जा रहा है। अब क्यों? तो अमेजोनिया क्षेत्र में पड़ने की वजह से इसे नेचर कॉप के नाम से जाना जा रहा है। इसका मतलब ये कि ब्राजील का बेलेम शहर अमेजोनिया क्षेत्र में पड़ता है। तो COP30 ये क्या है? तो COP का पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज और UNFCCC की पार्टियों के बैठक का यह 30वां संस्करण है, इसलिए इसे COP30 कहा जा रहा है। अब UNFCCC ये क्या है, इसे भी हम आगे जानेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक स्तर पे जलवायु परिवर्तन से निपटना, साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना, इसके अलावा विकासशील देशों की सहायता करना, साथ ही पारिस्थितिकी से जुड़े समाधानों को बढ़ावा देना। तो अब UNFCCC या फिर UNFCCC ये होता क्या है? तो दरअसल इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। तो दरअसल यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे कि साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटना, साथ ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। और इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में 197 और भारत भी इसमें शामिल है। अगला सवाल है, पुनात सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान।
तो पुनात सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना तो दरअसल यह भूटान में स्थित है। भूटान में कहाँ? तो वांगडू जिले में। अभी खबरों में क्यों है? तो दरअसल हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री भूटान के दौरे पे थे। इस दौरान 11 नवंबर को इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री और साथ ही भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के द्वारा किया गया है। अब यह खबरों में क्यों है? तो दरअसल इसके लिए भारत द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी, जो कि 30% ग्रांट के तौर पे और साथ ही 70% ऋण के तौर पे दी गई थी। तो 30% ग्रांट और 70% ऋण। अब ये क्या होता है? तो दरअसल ये जो 30% ग्रांट के तौर पे वित्तीय सहायता भारत द्वारा दी गई है, ये बिल्कुल मुफ्त है, यानी कि ये 30% भूटान को वापस नहीं करना होगा, ये बिल्कुल मुफ्त है। इसके अलावा ये जो 70% का ऋण है, इसे भूटान सरकार के द्वारा पूरे ब्याज के समेत वापस करना होगा। तो अब यह कहाँ स्थित है, किस नदी पे स्थित है? तो भूटान के पुनात सांगछू नदी पे स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 1020 मेगावाट की है। इस पे लागत कितनी आई है, इसका मतलब इसके निर्माण में खर्च कितना हुआ है? तो 37,778 मिलियन का। अगला सवाल है, अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है लेकिन इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो अभ्यास मित्र शक्ति 2025, तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि मित्र शक्ति आखिर है क्या, इसके बाद जानेंगे 2025 के बारे में। तो मित्र शक्ति तो दरअसल यह भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और यह हर साल आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 2012 में। तो मित्र शक्ति 2025 तो दरअसल साल 2025 में यह इसका 11वां संस्करण है। इसका आयोजन शुरू हुआ है 10 नवंबर से और चलेगा 23 नवंबर तक। कहाँ पे किया जा रहा है इसका आयोजन? तो कर्नाटका के बेलगावी में, यानी कि भारत में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच तकनीकी तालमेल, साथ ही संयुक्त प्रशिक्षण एवं परिचालन समन्वय को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वें। तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 तो दरअसल हाल ही में जारी किया गया है। तो अब जलवायु जोखिम सूचकांक और भारत, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं इस सूचकांक के बारे में और डिटेल्स को, तब जानेंगे इसमें भारत की स्थिति क्या है ये। तो दरअसल यह जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। तो अब जर्मन वॉच क्या है? तो दरअसल यह जर्मनी की एक एनजीओ है, इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। लेकिन इसके लिए आंकड़े कहाँ से जुटाता है जर्मन वॉच? तो दरअसल इंटरनेशनल डिजास्टर डेटाबेस, इसके अलावा विश्व बैंक, इसके अलावा IMF के स्रोतों से जर्मन वॉच यह आंकड़े जुटाता है। इसके बाद यह सूचकांक जारी करता है। और पहली बार यह सूचकांक कब जारी किया गया था जर्मन वॉच द्वारा? तो साल 2006 में। और साल 2026 के लिए जारी की गई इस सूचकांक में 171 देशों को शामिल किया गया है, जो कि साल 2026 के लिए है। लेकिन इसमें किस अवधि के लिए आकलन किया गया है? तो 2024 का आकलन किया गया है केवल। इसके अलावा साल 1995 से लेकर 2024 तक के लिए भी सूचकांक जारी किया गया है। तो अब यह कैसे जारी किया जाता है? तो दरअसल यह 2 मानकों पे आकलन करता है देशों का। पहला है मानव प्रभाव और दूसरा है आर्थिक प्रभाव। तो दरअसल इसे और डिटेल में जाने तो दरअसल यह सूचकांक 2 अवधियों के लिए रिपोर्ट जारी करता है। पहला होता है पिछले 30 सालों के लिए और दूसरा होता है पिछले 2 वर्षों के लिए। तो दरअसल अब साल 1995 से लेकर 2024 तक की अवधि वाला, यानी कि पिछले 30 वर्षों की अवधि वाले की बात करें तो इस दौरान पूरे 9,700 से ज्यादा चरम मौसम घटनाएं दर्ज की गई हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, और साथ ही 8,32,000 से ज्यादा मौतें भी हुई हैं। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव की बात करें तो लगभग 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। और अगर सबसे ज्यादा प्रभावित देश अब कौन से रहे हैं इस अवधि के दौरान, इनकी बात करें तो टॉप 5 देश रहे हैं। पहले पे है डोमिनिका, दूसरे पे है म्यांमार, तीसरे पे होंडुरास, चौथे पे लीबिया और 5वें पे हैती। यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पे है डोमिनिका, दूसरे पे म्यांमार, तीसरे पे होंडुरास, चौथे पे लीबिया और 5वें पे हैती। तो अब जलवायु जोखिम सूचकांक और भारत की बात करें तो साल 1995 से 2024 की अवधि के लिए भारत 9वें स्थान पे है और केवल 2024 के लिए बात करें तो भारत
15वें स्थान पे है। तो दरअसल साल 1995 से 2024 की अवधि के लिए भारत में लगभग 430 चरम मौसम घटनाएं दर्ज की गई हैं, यानी कि इस अवधि के दौरान भारत में लगभग 430 चरम मौसम घटनाएं दर्ज की गई हैं और साथ ही घटना से प्रभावित 1.3 अरब लोग हुए हैं और साथ ही घटनाओं की वजह से 80,000 से ज्यादा मौतें भी हुई हैं। आर्थिक नुकसान की बात करें तो 170 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान भी हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में डेविड सजाले को कौन से उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लैश। तो बुकर पुरस्कार 2025, तो बुकर पुरस्कार यह होता क्या है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं साल 2025 के लिए इसे किससे सम्मानित किया गया है। तो दरअसल साल 2025 के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डेविड सजाले को, जो कि इनके उपन्यास फ्लैश के लिए इन्हें सम्मान दिया गया है। तो अब डेविड सजाले हैं कौन? तो इनका जन्म हुआ था कनाडा में और वर्तमान में यह हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं और सम्मान के तौर पे इसमें 53 लाख की राशि दी जाती है और इससे पहले भी इन्हें साल 2016 में नामित किया गया था बुकर पुरस्कार के लिए इनके उपन्यास ऑल दैट मैन इज के लिए, लेकिन उस वक्त इस सम्मान से सम्मानित नहीं हो पाए थे। अभी 2025 में इन्हें सम्मानित किया गया है फ्लैश के लिए। तो बुकर पुरस्कार यह है क्या, इसके बारे में हम थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो दरअसल यह एक साहित्यिक पुरस्कार है जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखे गए उपन्यास को दिया जाता है और पहले यह केवल राष्ट्रमंडल देशों तक ही सीमित था, लेकिन साल 2024 के बाद यह किसी भी देश के साहित्यकार को दिया जाता है, लेकिन इसके लिए अनिवार्य है कि इनका उपन्यास अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हो। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो साल 1969 में और द बुकर प्राइज फाउंडेशन, जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है, उसके द्वारा यह दिया जाता है। और पहली बार कब दिया गया था? तो साल 1969 में ही दिया गया था। किसे दिया गया था? तो पीएच न्यूमबाई को इनके उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए दिया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर साल 2000। तो झारखंड राज्य, तो दरअसल हर साल 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो अब झारखंड राज्य, तो इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे आगे, यानी कि झारखंड राज्य को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि इसका गठन कैसे हुआ। तो दरअसल 15 नवंबर साल 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था, जो कि नहीं करना चाहिए था। दरअसल दक्षिण बिहार के 79,714 वर्ग किमी क्षेत्र पे अलग झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 को किया गया। इसलिए 15 नवंबर को हर साल झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो अब झारखंड को थोड़े और डिटेल में जाने। तो झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो कि राज्य के 14वें मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार। यहाँ पे जिले कितने हैं? तो 24। यहाँ के राजकीय फूल है पलाश, राजकीय पक्षी है कोयल, इसके अलावा राजकीय वृक्ष है साल। इसके अलावा राजकीय एनिमल की बात करें तो है एशियन हाथी। इसके अलावा झारखंड अब अपनी सीमा किन से साझा करता है? तो 5 राज्यों से करता है। उत्तर में बिहार से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से, दक्षिण में ओडिशा से, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से, इसके अलावा उत्तर पश्चिम में अपनी सीमा उत्तर प्रदेश से साझा करता है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी में किस प्रकार की सदस्यता ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेक्षणकर्ता। तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी आखिर है क्या। इसके बाद जानेंगे कि भारत इसका सदस्य कैसे बना है। तो दरअसल हाल ही में ब्राजील के बेलेम शहर में COP30 सम्मेलन शुरू हुआ है, जो कि 10 नवंबर से शुरू हुआ है और 21 नवंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन के दौरान ब्राजील द्वारा TFFF को शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि अभी इसकी स्थापना नहीं की गई है। साल 2026 तक इसे स्थापित करने की योजना रखी गई है और ब्राजील द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव का कुछ देशों द्वारा समर्थन भी किया गया है, जिनमें कि भारत भी शामिल है। इसके अलावा इंडोनेशिया है, कांगो है, नाइजीरिया है, साथ ही अन्य देश भी इसमें शामिल है। तो अब यह होगा क्या या फिर यह है क्या, इसके बारे में हम थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो दरअसल यह एक वित्तीय तंत्र होगा जो कि वैश्विक स्तर पे उष्णकटिबंधीय वनों की सुरक्षा करने और साथ ही वनों की कटाई रोकने के प्रयासों को आर्थिक तौर पे
समर्थन देगा और खास तौर पे ऐसे देशों का समर्थन करेगा जो कि वनों की कटाई रोकने में सफल रहे हैं। साथ ही इसके द्वारा लक्ष्य भी तय किया गया है। अब क्या लक्ष्य रखा गया है? तो इसके लिए लक्ष्य रखा गया है 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि एकत्रित करना। इसके अलावा अगर अब भारत और TFFF की बात करें तो भारत इसमें पर्यवेक्षक सदस्य के तौर पे शामिल हुआ है। इसका मतलब क्या? तो दरअसल भारत इसकी चर्चाओं में शामिल हो सकेगा। इसके अलावा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भी भाग ले सकेगा, लेकिन अभी मतदान नहीं कर सकेगा, यानी कि वोटिंग नहीं कर सकेगा। इसके अलावा वित्तीय अनुदान भी अभी नहीं कर सकता है, यानी कि वित्तीय योगदान भी अभी नहीं दे सकता है। अगला सवाल है, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइब कोडिंग। तो दरअसल कोलिंस डिक्शनरी द्वारा साल 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है वाइब कोडिंग को। तो कोलिंस डिक्शनरी यह है क्या? तो इसका पूरा नाम है कोलिंस इंग्लिश डिक्शनरी और यह दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी शब्दकोश है। इसकी स्थापना की गई थी साल 1819 में, जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में की गई थी। इसके संस्थापक थे विलियम कोलिंस और साल 1979 में इसका पहला एडिशन प्रकाशित हुआ था और ब्रिटेन द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। किस कंपनी के द्वारा? तो विलियम कोलिंस एंड सन्स के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। अगला सवाल है, हाल ही में NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NIPL द्वारा किस देश की कंपनी के साथ साझेदारी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहरीन। तो दरअसल हाल ही में भारत की NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक शाखा NIPL द्वारा बहरीन की कंपनी के साथ साझेदारी की गई है। तो अब NPCI है क्या या फिर NIPL है क्या, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं इस साझेदारी के बारे में। और तो दरअसल NIPL और साथ ही बहरीन की कंपनी बेनिफिट के द्वारा साझेदारी की गई है, जिसका कि उद्देश्य है भारत और बहरीन के बीच रियल टाइम रेमिटेंस किया जा सकेगा। इसका मतलब कि मनी ट्रांसफर किया जा सकेगा और इस साझेदारी के तहत भारत की UPI प्रणाली और साथ ही बहरीन की फॉरी प्लस नेटवर्क के बीच इंटरऑपरेबिलिटी होगी, ताकि रियल टाइम डिजिटल भुगतान संभव किया जा सके। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो डिजिटल वित्तीय समावेशन और साथ ही भारत और बहरीन के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। तो अब NPCI यह है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो इसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी साल 2008 में, जो कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसका कार्य क्या है? तो भारतीय बैंकिंग और साथ ही पेमेंट सिस्टम को एकीकृत और डिजिटल बनाना। अब NIPL क्या है? तो दरअसल यह NPCI की एक शाखा है। इसकी स्थापना 2020 में की गई, जो कि NPCI के द्वारा ही की गई और भारतीय डिजिटल पेमेंट्स मॉडल जैसे कि UPI, रुपए आदि को विदेशों तक पहुंच बढ़ाने का इसका मुख्य उद्देश्य है या फिर यूं कहे कार्य है। इसका भी मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। अगला सवाल है, क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुआम, अमेरिका। तो मालाबार अभ्यास 2025, तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि मालाबार अभ्यास आखिर है क्या। इसके बाद जानेंगे 2025 के बारे में, यानी कि मालाबार अभ्यास 2025 के बारे में। तो मालाबार अभ्यास तो दरअसल यह क्वाड सदस्य देशों यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाला एक बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो साल 1992 में, लेकिन उस वक्त यह द्विपक्षीय था, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच यह सिर्फ शुरू हुआ था। लेकिन साल 2007 में इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही सिंगापुर को भी आमंत्रित किया गया था। इसके बाद साल 2015 में जापान इसका स्थायी सदस्य बन गया। इसके अलावा 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसका सदस्य बन गया, स्थायी सदस्य बन गया। इसके बाद यह क्वाड सदस्य देशों यानी कि 4 देशों के बीच आयोजित होने वाला क्वाड नौसैनिक अभ्यास बन गया। अगर बात करें मालाबार अभ्यास 2025 के बारे में, तो दरअसल इसका आयोजन किया जा रहा है 10 नवंबर से और यह चलेगा 17 नवंबर तक। कहाँ पे किया जा रहा है? तो अमेरिका के गुआम में और भारत की तरफ से इसमें INS सह्याद्री भाग ले रहा है।
अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने कि राज्य में पूरी तरह से भारत नेट योजना को लागू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। तो दरअसल हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा पूरे राज्य में भारत नेट योजना को लागू किया गया है। तो भारत नेट योजना यह है क्या, इसके बारे में हम आगे जानेंगे और डिटेल में। तो दरअसल ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब, और इस योजना के तहत अब राज्य में ग्राम पंचायतों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। भारत नेट योजना यह है क्या, तो दरअसल यह एक राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क परियोजना है। इसकी शुरुआत की गई थी 2011 में, जो कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से की गई थी, लेकिन साल 2015 में इसे नाम दिया गया भारत नेट। इसका उद्देश्य क्या है, तो देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना। अगला सवाल है, हाल ही में 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए गठित की गई संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपराजिता सारंगी। तो 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक आखिर है क्या, इसे हम थोड़े शब्दों में जानेंगे। इसके बाद जानेंगे इसके जांच के लिए गठित की गई समिति के बारे में, यानी कि इस समिति के डिटेल्स को जानेंगे। तो 130वां संविधान संशोधन विधेयक यह है क्या, इसे अब थोड़े शब्दों में जाने। तो दरअसल 20 अगस्त साल 2025 को, यानी कि हाल ही में इसे लोकसभा में अमित शाह के द्वारा पेश किया गया था, जिसका की उद्देश्य है राजनीतिक नेतृत्व में जवाबदेही को बढ़ावा देना, खास तौर पे उनके लिए जो कि गंभीर आपराधिक आरोपों के दायरे में आते हों। अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो प्रधानमंत्री या फिर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के कोई भी मंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री अगर 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं, यानी कि जेल में रहते हैं, तो 31वें दिन इनका कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और यह प्रावधान भी इन पे तब लागू होगा जबकि इन्हें कम से कम 5 साल की सजा दी गई हो, यानी कि 5 साल के सजा का प्रावधान किया गया हो। और यह केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्यों के मंत्रियों पर लागू होगा, इसे हम पहले जान चुके हैं। तो अब 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, तो दरअसल इसके जांच के लिए हाल ही में एक समिति का गठन किया गया है, यानी कि संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है। और इसके साथ ही यह समिति 2 अन्य विधेयकों की भी जांच करेगी। ये कौन से हैं, तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक 2025, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के सरकार का विधेयक 2025, इन दोनों की भी जांच करेगी यह समिति। और इसमें सदस्य अब कितने हैं, तो 31 हैं, जिसमें कि लोकसभा से हैं 21, इसके अलावा राज्यसभा से हैं 10। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो अपराजिता सारंगी करेंगी, जो कि वर्तमान में बीजेपी की सांसद हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपना खसरा मुक्त होने का दर्जा खो दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। तो दरअसल हाल ही में उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है कनाडा, इससे खसरा मुक्त देश होने का दर्जा वापस ले लिया गया है WHO द्वारा। इसे दर्जा कब दिया गया था, तो साल 2016 में दिया गया था। अब इसे यह दर्जा वापस लेने की वजह क्या है, तो दरअसल देश में पिछले 12 महीनों से खसरे के स्थायी संक्रमण चल रहे हैं और वर्तमान में 5000 से ज्यादा खसरे के मामले दर्ज किए गए हैं कनाडा देश में। और अब इसे दर्जा क्यों दिया गया था पहले 2016 में, तो दरअसल कोई भी देश जहाँ पे कि पिछले 12 महीनों में खसरे का एक भी संक्रमण न मिला हो, तब इसे खसरा मुक्त देश घोषित किया जाता है। और इसलिए साल 2016 में कनाडा को घोषित किया गया था खसरा मुक्त देश। अब इसके अलावा अन्य कौन से देश हैं जिन्होंने कि अपना दर्जा खो दिया है खसरा मुक्त होने का, तो यह है यूनाइटेड किंगडम, जिसने कि साल 2019 में खोया था। इसके अलावा ग्रीस है और चेक गणराज्य, इससे भी साल 2019 में खसरा मुक्त देश होने का दर्जा वापस ले लिया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलमान रुश्दी। दरअसल हाल ही में डेटन लिटरेरी पीस अवार्ड 2025 के लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के लिए सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है।
तो अब डेटन शांति पुरस्कार यह है क्या? तो दरअसल यह अमेरिका का साहित्य पुरस्कार है। इसकी शुरुआत की गई थी साल 2006 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो ऐसे लेखकों या फिर साहित्यकारों को सम्मानित करना जिन्होंने की साहित्य के माध्यम से शांति, समझदारी, साथ ही सहिष्णुता और वैश्विक संवाद को बढ़ावा दिया हो। और साल 2011 में इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी को ऐड किया गया था। अब हम देखेंगे वन लाइनर वाले सवालों को। तो पहला है, भारत में पहली बार आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में या फिर अटल नगर के नाम से भी इसे जाना जाता है, यहाँ पे किया गया है। अगला है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में भारत की अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में जीता है। अगला है, भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और साथ ही देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से कौन से पहल की शुरुआत की गई है? तो वैभव। अगला है, हाल ही में किस राज्य को पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को। अगला सवाल है, हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा ऑपरेशन व्हाइट कोलरन कहाँ चलाया गया है? तो गुजरात के वलसाड में चलाया गया है। इसके अलावा अगला है, हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सेरेना विलियम्स को। अगला है, हाल ही में किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस उत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मिलित हुई हैं? तो अंगोला के। अगला है, हाल ही में किसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो HFL को। अगला है, हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत तौर पे पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीश भानवाला, जो कि इन्होंने रजत पदक जीता था 25 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले AI डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गूगल के द्वारा। अगला है, हाल ही में आनुवंशिक विकारों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो गुजरात में। अगला है, हाल ही में वाटरशेड महोत्सव के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में किया गया है। अगला है, हाल ही में पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड यानी कि PPL के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राहुल द्रविड़। अगला है, हाल ही में भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिराभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात के कच्छ में। अगला है, हाल ही में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा अपनाया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा। अगला है, हाल ही में OICA के पहले भारतीय अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं? तो शैलेश चंद्र। अगला है, जेम्स डी वॉटसन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1962 में। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा द्वारा प्रतिबंधित की गई मंजू बाला किस खेल से संबंधित है? तो हैमर थ्रो से। अगला है, हाल ही में किस देश द्वारा अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया है? तो भारत द्वारा। अगला सवाल है, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुशील शुक्ला को। अगला है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को। और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पे। और साल 2025 में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई है।